लास्ट ईयर हमको गवर्नर अवार्ड मिला था। 7x धन 15 बराबर 3x धन 20 है। ठीक है सभी को? और इस बुक में मैंने जो है QR कोड को डाला है। मेरे नेशनल अवार्ड में इस बुक का उल्लेख हुआ है, तो मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरी पहली बुक थी। कि इसमें बस्तर के क्षेत्र के मतलब कल्चर को भी डाला गया है। शिक्षा ही है वो जो आपको जीने का अधिकार देती है, आपको एक पहचान दिलाती है और समाज में सम्मान भी दिलाती है। लेकिन शिक्षक वो है जो देश का भविष्य गढ़ते हैं और आपको एक नया रास्ता दिखाते हैं कि आप उस रास्ते पर कैसे आगे बढ़ें। हमारे जीवन में शिक्षक का बहुत महत्व है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिनके जीवन में शिक्षक की भूमिका न हो और उस व्यक्ति के सफलता में शिक्षक का योगदान न हो। पर शिक्षक दिवस के मौके पर हम कुछ ऐसे शिक्षकों को भी नहीं भूल पाते हैं जिनका योगदान हमारे समाज के लिए काफी मायने रखता है। और ऐसी ही एक शिक्षक हमारे साथ मौजूद है कि शारदा, जो अब राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी से पुरस्कार लेने वाली है राष्ट्रीय शिक्षक का। खेदामारा स्कूल है जामुल के पास में, सरकारी स्कूल है, मिडिल स्कूल है। और सरकारी स्कूल की अगर बात करें तो आमतौर पर आपके जहन में एक तस्वीर आ जाती है कि पुरानी रंग उड़ी दीवारें और कुछ बच्चे जो गरीब तबके के आते हैं जिनके पास कुछ साधन नहीं होते हैं पढ़ने के, और उन्हें वो शिक्षक पढ़ाकर आगे बढ़ाते हैं। पर अगर शिक्षक में कुछ कर गुजरने की तमन्ना हो तो वो शिक्षक न सिर्फ अपने स्कूल बल्कि पूरे प्रदेश को भी देश भर में पहचान दिला पाते हैं। हमारे साथ केशारदा जी हैं। केशारदा जी का चयन राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए हुआ है। शिक्षक दिवस के दिन सम्मानित होंगी और दिल्ली जाने के पहले हम उनसे मुलाकात करने पहुंचे उनके स्कूल में। शारदा जी बहुत बहुत बधाई आपके चैनल से। आपका जो चयन हुआ है क्या आधार रहा है? आपने काफी किताबें भी लिखी है, 2 किताबें मुख्य आधार रही आपके चयन का, तो क्या ये किताबों की खासियत क्या थी और किताबों को लिखने का जो सफर है वो कैसे शुरू हुआ? नमस्कार, मैं के शारदा शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला खेदामारा ब्लॉक एंड डिस्ट्रिक्ट दुर्ग की शिक्षिका हूँ। और मुझे बहुत खुशी है कि मेरा चयन नेशनल अवार्ड के लिए हुआ, नेशनल टीचर्स अवार्ड के लिए। तो मुझे लगता है कि मेहनत करने वाला कभी हार नहीं होती है, और ये चीज़ें मुझे अपनी लाइफ में अभी देखने को मिल रही हैं। और मेरा जो शिक्षकीय जीवन है 2009 से स्टार्ट है, और मैंने अपने शिक्षण में बहुत सारे नवाचारों का प्रयोग किया है। और बुक्स लेखन का भी मुझे पहले शौक नहीं था, और ना तो मैं कोई लेखिका हूँ। बस मुझे जो ज़रूरत लगी, मतलब बोलते हैं ना, आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको चीज़ें करने लगते हैं, तो ये इसी प्रकार हुआ। लास्ट ईयर जब मैं 5 सितंबर को लास्ट ईयर हमको गवर्नर अवार्ड मिला था, तो मैं वहाँ पर बहुत सारे शिक्षकों से मिली जो बहुत अच्छे राइटर हैं और बहुत अच्छे लिखते हैं। तो मुझे वहाँ से ही प्रेरणा मिली कि क्यों ना मैं भी इन क्षेत्र में काम करूँ और बच्चों के लिए जो उपयोगी हैं वो चीज़ को करूँ। तो सबसे पहले जो है मैंने अपनी गणित पुस्तिका बनाई थी, और इस बुक में मैंने जो है QR कोड को डाला है। और इसमें जो है हर सब्जेक्ट मतलब जो मेन चीज़ें हैं, मेन टॉपिक्स हैं, उसको इंक्लूड किया है। और साथ ही साथ इसमें मैंने ये QR कोड को जनरेट किया है। इस QR कोड की क्या विशेषता है कि हम इसको स्कैन करेंगे तो लिंक ओपन होता है यूट्यूब का, जो जिसमें मैंने इससे रिलेटेड वीडियोस डाले हैं, वो चीज़ को देख इससे पढ़ भी सकते हैं और वीडियो के माध्यम से उस चीज़ को समझ भी सकते हैं। तो ये फ़ायदा हुआ। और मेरे नेशनल अवार्ड में इस बुक का उल्लेख हुआ है, जो मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरी पहली बुक थी। एक आपने हल्बी में भी लिखी है बस्तर के उन बच्चों के लिए जो आपके हिंदी से शायद थोड़ा सा दूर होते हैं, बाकी हिंदी तो वो भी जानते हैं, पर उनकी अपनी स्थानीय भाषा में उन्हें समझाने में बहुत आसानी हो। हल्बी से कैसे नाता हो गया? मैम, ये ऐसा हुआ था जब मैंने नैतिक शिक्षा का सार, ये पहली बुक जब हिंदी में मैंने बनाई थी, जिसमें 50 कहानियाँ हैं, जिसको मैंने अंग्रेजी और छत्तीसगढ़ी में अनुवाद कराया था। तो हमारे एक शिक्षक साथी हैं जो बस्तर क्षेत्र के हैं, और उन्होंने जब हमारी ये बुक देखी, क्योंकि हम बहुत सारे राज्य के ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, बहुत सारे हमारे राज्य के जो हमारे एप्लीकेशंस है उसमें भी मैंने बुक का PDF शेयर किया था, तो मुझे बहुत सारी प्रतिक्रिया आई। तो उसमें बस्तर की एक हमारे साथी हैं, उन्होंने क्या कहा कि मैम ये बहुत अच्छी उपयोगी पुस्तकें हैं, लेकिन हमारे क्षेत्र के बच्चे छोटे हैं और उनको हल्बी लैंग्वेज ज़्यादा समझ में आती है, तो क्यों ना हम एक हल्बी में काम करें क्या। तो मुझे बहुत अच्छा लगा उनका विचार, और चूंकि हमें भी बहुभाषा को बढ़ावा देना है और हमारे बच्चों को हिंदी छत्तीसगढ़ी के अतिरिक्त और भाषाओं का भी नॉलेज करवाना है,
तो इस क्षेत्र में मेरी योजना बनी और मैंने हल भी जानकर शिक्षकों की खोज की और उस माध्यम से मेरी ये हल्बी की यह बुक बनी, जिसमें एक तरफ हमारी हल्बी की कहानियां हैं और दूसरी तरफ हिंदी में कहानियां हैं। और इसका ये फायदा हुआ कि इसमें बस्तर के क्षेत्र के मतलब कल्चर को भी डाला गया है, तो ये अच्छा प्रभाव रहा और मेरे जो उसमें इस बुक का भी उल्लेख हुआ। ये तो आपकी बुक की बात रही। आपने कोविड के समय बहुत सारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे बहुत इनोवेशन किया था। टीचर लर्निंग मटेरियल आपने बहुत सारे बनाए, JTLM में आपने काफ़ी कुछ काम किया था और कई 250 से ज़्यादा वीडियो आपके यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। तो इसका फ़ायदा बच्चों को घर बैठे कितना मिला? मैम इसका फायदा बहुत मिला क्योंकि हम लोग उस समय कोविड-19 का टाइम था, तो कोई कहीं निकलते नहीं थे और एक ही माध्यम था कि हमको बच्चों तक पहुंचना है। तो सबसे पहले जो है वे डिजिटल यूट्यूब के बारे में हम लोग सिर्फ तब क्या करते थे, वीडियोस देखते थे और अपना कुछ नहीं था। तो ना एकदम बैठे बैठे दिमाग में ख्याल आया क्यों ना ये वीडियो को जहाँ पे मुंबई से बैठ के मुंबई में बज रहा है या कहीं का भी हम देख रहे हैं, तो हमारी वीडियोस भी तो हमारे बच्चे देख सकते हैं। तो बस कुछ नहीं सोचा, एक वीडियो को रिकॉर्ड किया और यूट्यूब में डाल दिया। बहुत प्रयास किया तो एक वीडियो डल गया और उसके बाद जब उसको हम शेयर किए बच्चों तक, तो बहुत सारे बच्चे जिन जिन के पास मोबाइल अवेलेबल था वो देख सकते थे। तो ये एक माध्यम रहा कि यूट्यूब के माध्यम से इसको जोड़ा और साथ ही साथ कोविड-19 में cgschool.in हमारे स्कूली शिक्षा विभाग की वेबसाइट थी, जिसमें मैंने 270 वीडियोस अपलोड किए थे, जिसमें 200 वीडियो कक्षा 6वीं से 12वीं तक की क्लास के गणित विषय के वीडियो को मेरे स्कूली शिक्षा विभाग द्वारा अप्रूवल मिला और ये जो है पूरे ऑल छत्तीसगढ़ के बच्चे उसमें जुड़े हुए थे और उस वीडियोस को देखते थे और वो आगे हमें कमेंट्स करके भी बोलते थे कि मैम इस विषय पे बनाइए, इस टॉपिक्स पे बनाइए। तो ये अच्छा लगा कि हमारे स्कूल के बच्चे तो पढ़ ही रहे हैं, साथ ही साथ हमारे छत्तीसगढ़ के भी बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो ये तो आपकी नवाचार की बात रही। एक आपकी एक व्यक्तिगत जीवन में हम थोड़ा-सा आपके जाना चाहेंगे। जितना आपका कॉन्फिडेंस है, लेकिन दिव्यांगता भी साथ में है, आप दिव्यांग शिक्षक हैं और क्या दिव्यांगता कितनी आड़े आई या आपकी ये कमजोरी आपकी ताकत कैसे बनी? मैम 1 वर्ष की आयु में मुझे पोलियो हो गया था और दिव्यांगता मेरी 80% है, कम नहीं है। तो सामान्य बच्चों की तुलना में जीवन तो बहुत संघर्ष भरा रहा, कभी सामने आने का अवसर नहीं मिला। अभी भी मैं एक चीज़ बोलती हूँ कि मैं प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं कर पाती, मुझ में झिझक है, मैं थोड़ा अटक जाती हूँ। तो इसका कारण यही है कि मेरे शिक्षक शायद मुझे आगे नहीं लाए कभी। तो मैं ये चीज़ में हमेशा फील होता था कि मैं माइक नहीं पकड़ सकती, मुझे डर लगता है ये। तो मैं अपने बच्चों में ये झिझक नहीं देखना चाहती थी, तो मैंने एक उसमें भी नवाचार किया। अभिव्यक्ति कौशल, ये जो है हम एक मतलब सप्ताह में सोमवार के दिन उनको एक टॉपिक्स दे देती हूँ और उसके बाद बच्चों को माइक पकड़ के उनको प्रेजेंटेशन देना, चाहे कैसे भी। तो इसका एक अच्छा पहल ये रहा, धीरे-धीरे उनमें झिझक दूर हो रही है। तो मुझे लगता है कि वो मुझसे अच्छा बोलने लगे हैं। तो ये चीज़ें होनी चाहिए क्योंकि जब मैंने अपनी एक दुःख प्रकट किया कि चाहे कैसा भी बच्चा हो, उसको आगे आने का अवसर मिलना चाहिए, है ना? तो ये चीज़ अगर मेरे शिक्षक मुझे आगे लाते, तो शायद मुझ में ये झिझक काफ़ी भावुक हो रही हैं आप इस बात को लेकर के। लेकिन आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा शिक्षक होगा जिसने आपको थोड़ा-सा मोटिवेट किया होगा? हाँ, मुझे अच्छे से याद है, मुझे तिवारी सर जो गणित पढ़ाते थे और सलीम सर, मैं उनका नाम कभी नहीं भूलूँगी क्योंकि उनको देख के मुझे लगता था कि मुझे भी गणित की टीचर बनना है और उनका जो पढ़ाने का स्टाइल था वो मुझे बहुत ही प्रभावित करता था। तो मैं अभी भी उनसे बात करती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि और उनको भी बहुत प्राउड फील होता है कि हमारी शिष्या अब हमारे बराबर टीचर बन गई है, तो एक अच्छा अनुभव रहता है। अब स्कूल के स्टाफ, आपके डिपार्टमेंट के लोग और आपके बच्चे कितना आपका सहयोग कर पाते हैं? क्योंकि जब शारीरिक अक्षमता होती है, तब कहीं न कहीं थोड़ा-सा एक सहारे की ज़रूरत भी पड़ती है। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जैसे हमारे यहाँ के जो एचएम सर हैं, आर.के. मिश्रा सर, उनका बहुत ही सपोर्ट रहता है और साथ ही साथ हमारे प्राइमरी स्कूल के जो एचएम हैं, बाबूलाल शर्मा सर, उनका भी बहुत सपोर्ट रहता है क्योंकि मैं समुदाय में कभी मुझे निकलना है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ बहुत सारी चीज़ें क्योंकि उतरना, चढ़ना
और ये सब चीज़ों को हैंडल करना अकेले की बस की बात नहीं होती है। तो वो हमेशा एक पिलर के जैसे हमारे सपोर्ट करते हैं, साथ ही साथ हमारे जितने भी हमारी मैडम लोग हैं उनका भी बहुत सपोर्ट रहता है। मतलब मुझे, और मैं स्कूल में सबसे छोटी हूँ तो सबसे वही छोटी बहन वाला प्यार रहता है, तो बहुत अच्छा। और हमारे बच्चे, वो तो एक समझिए जैसे मैं उनकी ताकत हूँ तो वो मेरी ताकत है, क्योंकि मैं कहीं भी अटक जाती हूँ ना तो वो सब मिलके एक साथ वो कर लेते हैं, तो ये बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगी 2012 की बात है, बैसाखी से चलते-चलते ही मैं ना फिसल गई थी मेरी, और मैं गिर गई थी सामने से। उस समय तो मुझे कुछ नहीं हुआ, लेकिन बाद में एक परिस्थिति ऐसी आई जिसके 2 पैर काम नहीं करते और उसका एक हाथ भी काम करना बंद कर दिया। मेरे राइट हैंड बिल्कुल काम करना बंद कर दिया था, और मुझे इस पे खड़े होना है तो मैं उस पे सहारा लेके खड़े होती थी, लेकिन वो बिल्कुल ताकत ही नहीं लेता था। ये हाथ पूरा ऐसे मुड़ जाता था। वो दिन मुझे याद है, वो जब भी मैं उस चीज़ को याद करती हूँ तो मेरे आँसू निकल आते हैं, क्योंकि मैंने ऐसी-ऐसी कठिन परिस्थितियाँ देखी हैं कि ना मैं बिल्कुल हार मान गई थी, और मैं अभी सोचती हूँ कि हार नहीं मानना चाहिए, लेकिन नहीं, उस समय मेरी जो हिम्मत थी जवाब दे दी थी, क्योंकि यहाँ वो ऐसी बीमारी थी कि उसमें 1 लाख लोगों में 1 जन को होती है, और मेरी किस्मत खराब कि मेरे पैर तो पहले से काम नहीं करते थे, मेरा हाथ काम करना बंद कर दिया था। मैं 1 ग्लास पानी भी नहीं उठा पाती थी, और बिना मैं हाथ रखे मैं आगे बढ़ ही नहीं सकती। तो मुझे एक ही लगता था कि बस कुछ मिले ना मिले, दोनों हाथ सलामत रहें, और यही चाहती हूँ कि भगवान मेरे दोनों हाथ को। मैम यहाँ तो बिल्कुल सर्जरी नहीं होगा बोल दिए थे। लास्ट में जब वेलूर में मुझे रेफर किया गया, क्योंकि यहाँ से हड्डियाँ निकाल के इसमें स्क्रू डालेंगे बोले थे, और मेरी कंडीशन को देख के उन्होंने भी मतलब ऑपरेशन करने से साफ इनकार कर दिया कि इनकी लाइफ का सवाल है, अगर इनका हाथ नहीं रहेगा तो ये किसी काम की नहीं रहेंगी करके, फिर मुझे वहाँ से वेलूर रेफर किया गया। वहाँ पर भी सेम यही कंडीशन यहाँ पे रखा गया कि यहाँ के मतलब हड्डियों को निकाल के यहाँ स्क्रू डालेंगे। लेकिन जब जैसे ही उन्होंने देखा कि आप खड़े नहीं हो सकते, तो मैं बोली नहीं, तो उनको भी लगा कि मतलब इनकी लाइफ का सवाल है, तो उन्होंने बस एक ट्रायल लिया था कि अभी हम कोशिश करते हैं, अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो आपकी लाइफ बन जाएगी, नहीं हुआ तब की कंडीशन में स्क्रू डालेंगे, लेकिन वो आर्टिफिशियल रहेगा, कुछ काम नहीं करेगा। तो उन्होंने मेरी 8 घंटे तक सर्जरी चली, मुझे 25 दिन तक वहाँ रहना पड़ा। फिर 2 महीने बाद जब खोल के देखा तो मेरा मतलब जुड़ गया था, और बहुत मतलब टाइम लगा थोड़ा, लेकिन मैं ठीक हो गई थी, फिर मैं अपने फुल फॉर्म में आ गई। तो ये अच्छा लगता है कि ये दूसरी लाइफ है मेरे लिए। तो मैं सभी लोगों को एक चीज़ बोलना चाहूँगी, जो मैंने अपने जीवन में सीखा, बहुत परिस्थितियाँ आती हैं जिसमें आप बहुत निराश हो जाते हो, दुःख, और लगता है कि अब नहीं जीना है, लेकिन को ईश्वर है, वो आपको आगे बढ़ने के लिए हिम्मत देता है। और परिवार जो है सबसे, क्योंकि मेरी कंडीशन के हिसाब से मेरे भैया मेरे को ऐसे उठा के ले जाते थे, क्योंकि मेरा पैर नहीं काम कर रहा था, हाथ नहीं काम करता था। तो ऐसी परिस्थिति से निकल के अगर आज मैं नेशनल अवार्ड के लिए सेलेक्ट हुई हूँ, तो मुझे लगता है कि कोशिश करोगे तो हर संभव प्रयास करेंगे तो सक्सेस ज़रूर मिलेगा, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। बिल्कुल सही कहा शारदा मैम ने कि हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। मुसीबतें आती हैं, परिस्थितियां अनुकूल नहीं होती है, लेकिन अगर आपका हौसला बुलंद है तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिस तरीके से शारदा जी ने अपने जीवन की तमाम परिस्थितियों से का सामना करके, कठिनाइयों का सामना करके, संघर्ष करके अपनी एक पहचान बनाई है, वो काबिले तारीफ है। कोमल धनेसर, IBC 24 भिलाई।